वेलकम स्टूडेंट, टैलेंट अकेडमी में आपका स्वागत है। टैलेंट अकेडमी आपका फिर से स्वागत करता है। अब इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर से यानी कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जो हमारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है टैलेंट अकेडमी में यानी कि केमिस्ट्री में, वो हम फर्स्ट चैप्टर से क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग आज से देखेंगे सीबीएसई के क्लास 10 के लिए फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है। पहले हमको ये जानना है what are the topics to be covered in this chapter। इस चैप्टर में अगर हम टॉपिक की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द इंट्रो। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन होता क्या है, तो पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन होता क्या है। फर्दर हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के टाइप्स कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल बैलेंस इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, बॉडी इक्वेशन है, उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है। एंड फर्दर पढ़ेंगे इतने सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन करने का मतलब पहले हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ना है, फर्दर डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ना है, थर्ड वन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, एंड लास्ट टॉपिक हमारा है अनसर्टेन क्लोजर। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा और ये बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जा रहा है ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम में सिक्योर कर सकें, क्योंकि आपके पास पूरे साल भर है ताकि आप पर चैप्टर को, हर चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज करके पढ़ सकते हैं और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आपको जहां डाउट होगा आप कमेंट में आप हम लोग को बता सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, आप उसमें चाहें तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो पहला हम जानेंगे क्या कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है। हमारा पहला टॉपिक हमारा है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो पहले इसके बारे में जानेंगे केमिकल रिएक्शन होता क्या। हम जानेंगे क्या, व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट केमिकली कंबाइन करता हूं, केमिकली कंबाइन टुगेदर, केमिकली कंबाइन टुगेदर, when two or more than two reactants chemically combine together to form a single product या to form a new substance, to form a new substance that is product, this process is known as chemical reaction। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हमारा था कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे क्या कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये तो मैंने पढ़ लिया, जान लिया। फर्दर जानेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे तो देखिए, तो केमिकल रिएक्शन तो पढ़ ली हमारा, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अगर इसके बारे में जाने तो हमको पता चलेगा क्या, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, the method of representation of any chemical reaction, the method of representation of any chemical reaction, any chemical reaction with the help of, with the help of symbol and formula। फॉर्मूला और सिंबल के हेल्प से किसी भी केमिकल रिएक्शन जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, जो मेथड है, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ये शॉर्टेस्ट तरीका है जिससे हम सिंबल और इक्वेशन के, सिंबल और फार्मूले के हेल्प से हम चाहें तो किसी रिएक्शन को इजीली हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम आते हैं, जैसे हमारा इक्वेशन की बात करें तो जैसे मान लीजिए, सपोज करते क्या, हमारा एग्जाम्पल ले लें, सपोज करते रिएक्शन हमारा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल से इक्वेशन की बात करते हैं, पहले स्टार्टिंग है। तो फॉर एग्जाम्पल when magnesium burn in the presence of oxygen या in the presence of air, it forms magnesium oxide, it forms magnesium oxide। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये हमारा एक रिएक्शन हो गया। अगर इसके लिए हम बॉडी इक्वेशन की बात करें कि हमारा बॉडी इक्वेशन क्या होगा, तो बॉडी इक्वेशन के लिए जानेंगे क्या, कैसे लिखते हैं बॉडी इक्वेशन, यानी हम लिखेंगे क्या, व्हेन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दीज आर द रिएक्टेंट्स, एंड
इट फॉर्म्स अ प्रोडक्ट दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा हो गया बॉडी इक्वेशन। एंड आफ्टर दैट हम जानते हैं क्या, स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन को ही हम लोग बोलते हैं क्या, बैलेंस इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। स्केलेटन इक्वेशन जैसे जानते हैं उसी तरह से हमारा इसी को हम अनबैलेंस इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। जैसे क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम के लिए सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो O2, और इससे प्रोडक्ट बनेगा हमारा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दैट इज फार्मूला क्या होता है इसका, Mg, जो कि क्लास 9th में आप अच्छे से सीख चुके हैं। क्लियर, ये हमारा हो गया स्केलेटन इक्वेशन, या जिसे बोलते हैं क्या, अनबैलेंस इक्वेशन। फर्दर अगर हम इसी रिएक्शन को क्या करें, बैलेंस करेंगे, तो अगर बैलेंस इक्वेशन की बात करें हम, तो हम बताते हैं आपको बैलेंसिंग ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, एक वीडियो में पढ़ चुके हैं लेक्चर में। तो आप चाहे अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आता तो फर्दर आप जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं और वहां से आप बैलेंसिंग सीख सकते हैं। तो चलिए अभी तो मैं बता देता हूँ कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल को बैलेंस करते हैं, तो मेटल हमारा क्या ऑलरेडी बैलेंस है। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 1 है और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन यहाँ 1 था यहाँ 2 था, इसके लिए क्या लगा दिए, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में 2 लगा दिए, जिससे हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, साथ में मैग्नीशियम भी 2 हो गया। उसी तरह से यहाँ भी क्या करेंगे, हम 2 लगा देंगे ताकि मैग्नीशियम भी 2, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन। इस तरह से हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आता है तो आप जाकर आप मेरे पहले लेक्चर को देख सकते हैं और वहां से आप बैलेंसिंग क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अब आते हैं आगे, हम बात करते हैं जैसे एरो के जो लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट होता है ये हमारा कहलाता है क्या, रिएक्टेंट, जो कि हम बात कर रहे थे क्या, कि व्हेन 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स केमिकली कंबाइन टुगेदर, जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करता है और एक हमारा न्यू सब्सटेंस बनता है, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। सही है, तो फर्दर हम लोग ये भी जान लेंगे कि रिएक्टेंट क्या होगा और हमारा प्रोडक्ट भी क्या होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि रिएक्टेंट किसको कहते हैं। तो बोलता है क्या, द सब्सटेंस व्हिच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, द सब्सटेंस व्हिच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी वैसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा हो या तो वो रिएक्ट कर रहा हो, वैसे को हम क्या बोलेंगे, वो हमारा कहलाएगा रिएक्टेंट। और फर्दर प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, उसका भी डिफिनेशन जान लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, तो बोला जाता है क्या हमारा, द सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, द सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो नया सब्सटेंस बन रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। ये हमारा था बेसिक सा इंट्रो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के बारे में, जिसमें से पहले हम लोग पढ़े क्या, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फर्दर पढ़े केमिकल इक्वेशन क्या होता है, किसी रिएक्शन को कैसे वर्ड इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हमारा स्केलेटन इक्वेशन बनाते हैं, फर्दर कैसे बैलेंस इक्वेशन बनाते हैं। इसमें से फिर हम ये भी जाने कि एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होता है, एरो के राइट साइड में हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट होता क्या है, तो पढ़े क्या, द सब्सटेंस व्हिच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन दैट इज नोन एज रिएक्टेंट, एंड द सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। क्लियर है यहां तक स्टूडेंट्स। अब चलिए आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, मैं हट जाता हूं, साइड हो जाऊंगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और फर्दर जो हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो इसको रेज करते हैं और फर्दर आगे की तरफ बढ़ते। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की। अब फर्दर पढ़ेंगे, अब हम लोग जानेंगे, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है टाइप्स ऑफ इक्वेशन, जिसमें से टाइप्स ऑफ इक्वेशन की अगर बात करें तो हम यहाँ पर देख चुके हैं ऑलरेडी, यानी कि अभी हमारा 2 टॉपिक कवर हो चुका है। एक हमारा कवर हो चुका है क्या, कि केमिकल इक्वेशन रिएक्शन होता क्या है, डिफिनेशन के बारे में जानना था, बेसिक सब वो जान गए। टाइप्स ऑफ इक्वेशन की बात करें तो हम वो भी यहाँ पर देख चुके हैं कि स्केलेटन इक्वेशन, और एक हमारा क्या देख लिए बैलेंस इक्वेशन। और तब आते हैं हम क्या, हमारा थर्ड टॉपिक जो कि हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान देंगे आप। ये हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमारा थर्ड टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए इसको देखते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब क्या समझते हैं, कहने का मतलब हमारा ये है कि कोई भी रिएक्शन हो रहा हो उसका एक पार्टिकुलर फीचर हो,
हर तरह के चीजों का एक पार्टिकुलर, जैसे मान लीजिए सपोज कि आपका कुछ फीचर होगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, कुछ नेचर होगा, ये काम कर सकते हैं आप, वो कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ रिएक्शन होगा तो उसका एक अपना क्या पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, या तो आप इसी को बोल सकते हैं क्या आइडेंटिफिकेशन है, कि देन हाउ कैन बी आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन। तो कर सकते हैं हम लोग कि ये सारे टॉपिक्स, ये सारे जो प्रॉपर्टीज है उसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि अगर ये कहीं पर हो रहा है तो देन वी कैन से दैट वन इज नथिंग बट केमिकल रिएक्शन। तो क्या क्या चीज हमारा है, जैसे वो समझाते हैं हम लोग। तो पहला हमारा आता है क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा रिएक्शन हो जहां गैस इवॉल्व हो रहा हो, गैस रिलीज हो रहा हो, गैस निकल रहा हो, गैस बन रहा हो, प्रोड्यूस हो रहा हो, तो वैसे तब हम बोल सकते हैं क्या कि हमारा क्या है एक तरह का केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं, क्या हमारा एग्जांपल, कहने का मतलब हमारा ये है, जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़े होंगे क्या कि व्हेन एनी मेटल लाइक एज मैग्नीशियम react with the hydrochloric acid it forms magnesium chloride and plus hydrogen gas। यहाँ से हमारा क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन हो रहा है। या तो हम ये भी पढ़े फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, व्हेन वी हीट कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, ये हमारा फार्मूला क्या था देखिए, याद करेंगे स्टूडेंट यहीं पे, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल का फार्मूला बोलते हैं, या तुम्हारा एक सेल हो या स्नेल का सेल हो, ये सब का, या चॉक का फार्मूला लिखना हो, तो ये सबका फार्मूला हमारा क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ही होता है। इसको जब हम हीट करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट मिलता है CaO + CO2। तो यहाँ भी होता है CO2 गैस का फॉर्मेशन यानी कि प्रोडक्शन हुआ। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन है। यानी फर्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या था, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। सेकंड वन है हमारा चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट की अगर बात करें हम तो देखते हैं क्या स्टेट चेंज करने का मतलब क्या था हमारा। स्टेट चेंज करने से मतलब हमारा तात्पर्य ये है कि कोई चीज पहले किसी और स्टेट में हो, सॉलिड लिक्विड गैस में हो, और उससे अब किस स्टेट में चला गया है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल बहुत जाना पहचाना वर्षों पुराना एक रिएक्शन है जो कि सभी लोग जानते होंगे, H2 + O2 इट फॉर्म्स H2O। आप चाहें तो इसको बैलेंस कर सकते हैं। अभी जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ वो सारा अनबैलेंस है, आप बैलेंसिंग सीख चुके हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं पहले बता चुका हूँ, या उस वीडियो में जाकर हम उस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे ताकि आप वहां से भी बैलेंसिंग क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चेंज इन स्टेट H2 + O2 इट फॉर्म्स H2। ये हो गया हमारा स्टेट चेंज करने की बात। कहने का मतलब ये था हमारा कि रिएक्टेंट में ये दोनों चीजें गैसेस में था, जबकि यहाँ से प्रोडक्ट हमारा क्या बना, लिक्विड का फॉर्मेशन हुआ। हम बोल सकते हैं कि स्टेट चेंज हो रहा है। थर्ड नंबर अगर देखें हम कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये हमारा होता है क्या, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर यानी हमारे रिएक्टेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो टेम्परेचर चेंज करता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, आगे हमको इसके बारे में पढ़ना भी है। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में होता है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, और एंडोथर्मिक में होता है कि एनर्जी कोई रिएक्शन एब्जॉर्ब कर रहा है। तो फर्दर पढ़ेंगे, अभी तो हम एग्जांपल देख रहे हैं बस कि टेम्परेचर कैसे चेंज कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, अगर कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम पानी में डालें, याद रखेंगे बच्चों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा, इसी कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, क्यूक्लाइन के नाम से जानते हैं। क्यूक्लाइन हमारा कॉमन नेम हो गया और कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल नेम हो गया। क्यूक्लाइन को जब पानी में डालते हैं तो इससे बनता है हमारा क्या, लाइम वाटर, जिसको कि हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जब इसी को बोल सकते हैं क्या, लाइम वाटर। और प्लस नॉर्मल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, यानी कि ठंडे पानी में भी अगर क्यूक्लाइन को डाला जाए, सिंपल भाषा में हिंदी में ना इसको हम लोग चूना के नाम से जानते हैं। आप जानते होंगे आपके घर में व्हाइट वॉशिंग होता होगा, पहली बार जब व्हाइट वॉशिंग हुआ था, व्हाइट कलर का जब होता था, तो वो व्हाइट वॉशिंग और कुछ नहीं बल्कि ही चूना से होता था, जो कि पानी में मिलाकर लाइम वाटर। तो अगर उसको ठंडे पानी में डालेंगे ना तो ये पानी क्या हो जाएगा, पूरी की तरह से गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये होता है और हीट ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से पता चला क्या कि टेम्परेचर भी चेंज कर सकता है रिएक्शन होने के बाद। अगर हम नंबर 4 की बात करें तो पहला क्या पढ़े, एवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड पढ़े चेंज इन स्टेट, थर्ड पढ़े चेंज इन टेम्परेचर। फर्दर हम पढ़ेंगे चेंज इन कलर। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जहां कलर चेंज करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हमारा किसी भी रिएक्शन का क्या है, एक प्रॉपर्टीज हो सकती है। जैसे आप जानते होंगे व्हेन आयरन इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन,
हम जानते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कलर भी ध्यान से देखते रहेंगे, हर चीज के बारे में जानते हैं, किसका कॉमन नेम क्या है, किसका कलर क्या होता है। पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे कंपाउंड का क्या बताऊंगा, कलर भी बताते चलूंगा, तो आप उसको भी रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। जैसे यहाँ FeCuSO4 इट फॉर्म्स FeSO4 aqueous एंड प्लस Cu, और FeSO4 का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। अब देखो इसमें एक बेसिक सा रिएक्शन दिया हुआ कि कलर चेंज हो रहा है। यही एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर आप प्रीवियस ईयर बनाते होंगे तो आपको पता भी होगा, और अगर नहीं बनाते हैं तो आप बनाएंगे जब तो आपको पता चलेगा इसके बारे में। एक बार क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन था, व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द कलर फेडेड अवे, द ब्लू कलर फेडेड अवे, अ न्यू कलर विल appears, व्हाट इज द रिएक्शन इन्वॉल्वड इन दिस प्रोसेस। तो उसमें से क्या है, तो उसमें से लिखना था ये, यार वी नो दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, so iron displaces the copper from their aqueous solution and it forms iron sulfate which is green in color, so the color of blue color of copper solution changes to green in color। क्लियर है? तो ये चेंज इन कलर की बात करें, एंड फर्दर अगर हम देखें तो एक हमारा होता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट की बात करें, प्रिसिपिटेट बोले तो क्या होता है, तो याद रखेंगे आप, आगे फर्दर पढ़ना भी हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वहां भी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस समझते हैं प्रेसिपिटेट होता क्या है। तो द सॉलिड रेसिड्यू व्हिच कैन नॉट डिसॉल्व इन द वाटर एंड लेफ्ट इन द बॉटम ऑफ द फ्लक्स, जो कि बॉटम ऑफ द फ्लक्स में बिना डिस्टर्ब अगर छोड़ दें तो सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम ऑफ द फ्लक्स में, और वो नीचे बचा रह जाएगा जो पानी में ना घुले, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद द बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये भी एक्वस फॉर्म में होता है, पानी में घुला होता है, और ये भी हमारा क्या है, एक्वस फॉर्म में है, पानी में घुला। एक्वस का मतलब होता है पानी में घुला, यानी सोडियम सल्फेट वगैरह पानी में घुला एक्वस फॉर्म में है, और बेरियम क्लोराइड क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में फॉर्म में बना हुआ है। अगर इन दोनों को मिक्स करें, इन दोनों से रिएक्शन होगा और हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा हमारा क्या, BaSO4 और प्लस NaCl। तो NaCl तो एक्वस फॉर्म में होगा जो पानी में घुला रहता है, जबकि BaSO4 एक तरह का क्या है हमारा प्रेसिपिटेट है, और ये एक तरह का व्हाइट PPT है। हम शॉर्ट में प्रेसिपिटेट को PPT से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एक तरह क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट का। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट से भी हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल का क्या है, और ये क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स या आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल की बात करें तो हमने 5 तरीकों से ये जाना, पहला अब एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, कैसे गैस का एवोल्यूशन होता है, दूसरा जाना हमने चेंज इन स्टेट, तीसरा हम लोग ने पढ़ा चेंज इन टेम्परेचर, और चौथा पढ़े हैं क्या, चेंज इन कलर, और पांचवा पढ़े हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया। तो हम लोगों ने इस चैप्टर का अभी तक 3 टॉपिक कवर कर लिया। अब आते हैं, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वही इस टॉपिक में पढ़ना है, और वो है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब बच्चों हम ध्यान देंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, इधर ही ध्यान देना है, और बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ध्यान देंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करेंगे और पढ़ने पे ध्यान देंगे, और मन लगा के पढ़ेंगे। हम लोग चलिए आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, बोर नहीं होना है, ऐसा नहीं लगे कि बोर कर रहा हूँ, मैं बोर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो पहले पढ़ाई पे ध्यान देंगे, बाकी मस्ती मजाक क्या है बाद में, उसके लिए अलग से सेशन रखेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, मस्ती मजाक करेंगे, तो बोर नहीं होना है। बस चलते हैं आगे पढ़ते हैं। अब आते हैं हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे जब, तो देखेंगे क्या हमारा कौन कौन सा टाइप है, और एक एक करके हम सारे रिएक्शन को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक जो है वो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए नाम से ही पता चल रहा है, कंबाइन करना, कुछ जुड़ रहा है। अब जुड़ने के कारण, कुछ कंबाइन करने के कारण क्या हो रहा है, कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे कॉम्बिनेशन की बात करें, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बोलेंगे क्या, व्हेन 2 or more than 2 reactant, when 2 or more than 2 reactants chemically combine together to form a single product, chemically combined together to form a single product। कहने का मतलब ये है हमारा कि जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट
कंबाइन करे और कंबाइन करके सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। कंबाइन करने का नाम की तरह चला है, कंबाइन करना मतलब जुड़ना, मतलब दो या दो से ज्यादा चीज जुड़ के कोई एक चीज बन रहा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम बात करें इसके जनरल इक्वेशन की, तो जैसे देखेंगे इसके लिए हम लोग जो जनरल इक्वेशन पढ़ते हैं वो हमारा क्या है, तो जनरल इक्वेशन जो होता है हमारा इसके लिए वो है क्या हमारा, जैसे a प्लस बी इट फॉर्म्स ए बी, यानी कि कोई रिएक्टेंट है ए और वो बी के साथ कंबाइन करेगा और हमारा प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ए बी। क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट है आपका? अब देखिए इस जनरल इक्वेशन में क्या था, कोई ए बी के साथ जुड़ रहा है और जुड़ के क्या बना रहा है, ए बी। कहने का मतलब अगर सिंपल बात हम देखें, अगर मजाक की बात करें तो एक बात करते हैं, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा बट एक बेसिक सा कंडीशन अगर हम अपने रियल लाइफ से देखें तो कोई दो चीज जुड़कर एक बन रहा है। कहने का मतलब ये है कि कोई दो चीज कंबाइन कर रहा है और कंबाइन करके एक हो रहा है, जैसे बोलते हैं हम लोग आमतौर की भाषा में दो दिल एक जान, वैसा ही कहानी है, दो चीज जुड़ के क्या बन रहा है, हमारा एक चीज बन रहा है। अब आते हैं कॉम्बिनेशन जो है अलग अलग तरीके का हो सकता है, कॉम्बिनेशन जो है हमारा अलग अलग तरीके का हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे कि किसके बीच में कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं, पहला कंडीशन हमारा है कॉम्बिनेशन बिटवीन एन एटम एंड अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल और एक एटम के बीच में कॉम्बिनेशन की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस कर सकते हैं, 2Mg और 2Mg। क्लियर? और अगर बैलेंसिंग नहीं भी आता है तो आप पहले बता चुके हो, आप सीख लेंगे। कॉम्बिनेशन बिटवीन एन एटम एंड मॉलिक्यूल, या तो कॉम्बिनेशन जो है सो ये हो सकता है किसके बीचों में, कॉम्बिनेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल के बीच में भी कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, इसका हो सकता है। क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो जैसे हमारा देखिए क्या होगा, फॉर एग्जांपल H2 प्लस O, एकदम बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो समझने में। पहले टॉपिक समझना इंपॉर्टेंट है, फर्दर हम लोग क्वेश्चन का सेशन भी करेंगे, हर चैप्टर पढ़ने के बाद उसके चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे कि बोर्ड में किस तरह का क्वेश्चन आता है, क्योंकि पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है नहीं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनाना, कि किस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। अगर वो हम बना ही नहीं पाएंगे तो कोई फायदा उसका नहीं। तो H2 प्लस O2 ये हमारा क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ H2O। क्लियर हो गया? यहाँ पे कोई डाउट है हमारा? ये हमारा बैलेंस हो गया, 2H2 देखिए 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और यहाँ भी हमारा 2 ऑक्सीजन। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, कॉम्बिनेशन बिटवीन, यहाँ पर एक एटम और एक मॉलिक्यूल के बीच में कॉम्बिनेशन, यहाँ तक क्या दो मॉलिक्यूल के बीच में कॉम्बिनेशन। अब क्या देखेंगे, कॉम्बिनेशन बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मॉलिक्यूल, यानी एक कंपाउंड है और एक हमारा क्या है, मॉलिक्यूल के बीच में कॉम्बिनेशन देखेंगे। जैसे कैल्शियम यानी सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनाएगा क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इस तरह का कंपाउंड था कार्बन मोनोऑक्साइड, वो ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया और बनाया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है हमारा? अब देखते हैं फर्दर, इसके बाद की बात करें तो देखते हैं हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स। हम चाहे तो ये भी देख सकते हैं कि दो कंपाउंड्स कंबाइन करके कोई एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे कुछ देर पहले ही देखे थे एक दूसरे रिएक्शन वाले कंडीशन में कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से साथ रिएक्ट करने के बाद, यानी क्यूक्लाइन जो था पानी में डालने के बाद सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट ही बना रहा था, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या था, हीट बन रहा था, यानी प्रोडक्ट तो हमारा एक ही बन रहा था। तो इससे हमको ये पता चला क्या कि कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट केमिकली कंबाइन करें और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। पहला टॉपिक हमारा ये। दूसरा अगर हम बात करें तो ये हमको पता चला क्या, जनरल इक्वेशन के हिसाब से a प्लस बी को जोड़ के क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। और फर्दर हमने ये भी देखा कि कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके का हो सकता है, कॉम्बिनेशन किसी एक एटम और एक मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन एक कंपाउंड और एक मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकता है, और एक कॉम्बिनेशन हमारा क्या है, दो कंपाउंड्स के बीच में भी हो सकता है। क्लियर है? यहाँ हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, इससे पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा ये हमारा फर्स्ट टाइप था। दूसरा
अब नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। ये था हमारा पहला टाइप, वो था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें पढ़े हम क्या, दो दिल एक जान वाला कहानी था कि दो दिल मिल रहे हैं। एक सॉन्ग सुने होंगे आप, बहुत पुराना है, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। यहाँ दो रिएक्टेंट मिल रहे हैं, चुपके चुपके तो नहीं मिल रहे, मिलवाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, और हमको पता भी चल रहा है कि मिल रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कितना भी छुपा ले छुपेगा नहीं तो पता चल जाएगा। तो चलिए एक टाइप हम पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा हो चुका है। अब आते हैं हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, यानी कि हमारा दूसरा टाइप स्टार्ट हो गया है, डिकम्पोजिशन। अब देखिए फिर इसके नाम से ही पता चलने लगा हमको कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। डिकम्पोज करना, टूटना, ब्रेक डाउन होना, उसको क्या बोलेंगे हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी हम बोलेंगे क्या, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट decomposes to form two or more than two product, जब दो या दो से, यानी कि जब कोई सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज करके, टूट करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता हो बाय अब्सॉर्बिंग एनर्जी, डिफरेंट टाइप्स का एनर्जी का अब्सॉर्ब करेगा और क्या करेगा, वो डिकम्पोज। क्योंकि हम जानते हैं किसी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है तो उसके लिए तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना एनर्जी लगाए किसी के बीच के बॉन्ड को तोड़ नहीं सकते, चाहे वो बॉन्ड किसी दोस्ती का क्यों ना, किसी दो दोस्तों के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, किसी और के बीच में बॉन्ड तोड़ना है, तो उसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लगाना ही पड़ेगा। अगर हम बात करें तो एनर्जी के बेसिस पे डिकम्पोजिशन को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है, तो हम इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, कि किस एनर्जी को देकर ये डिकम्पोज होता है। जैसे पहला हमारा होता है यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन। आप तो नाम सुने ही होंगे, थर्मल का मतलब ही है, आपको तो नाम से ही पता चल गया कि थर्मल का मतलब क्या है, हीट है। यहाँ थर्मल से हमारा क्या मतलब है, हीट, यानी कि हम हीट के कारण किसी रिएक्शन को क्या कर पाएंगे, किसी कंपाउंड को डिकम्पोज कर पाएंगे। डिफिनेशन की बात है इसका, तो सेम ही डिफिनेशन लिखेंगे, बस आप क्या इसमें चेंज करेंगे, आप देख लीजिए, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट, जो आप लिखते हैं ना, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेज टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, सेम लिखेंगे बाय, यहाँ तक सेम था, अब लिखेंगे बाय अब्सॉर्बिंग, वो भी सेम है हमारा, बाय अब्सॉर्बिंग। अगर हम हीट दे रहे हैं तो क्या लिख देंगे हम, हीट एनर्जी। बाकी सारा डेफिनेशन क्या है, सेम, ताकि आपको याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, अलग अलग नहीं बता रहा हूँ ताकि डिफिकल्ट ना हो आपके लिए। तो जब एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता हो एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद, और यहाँ पर एनर्जी हमारा क्या यूज कर रहा है, हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, तभी क्या कहलाएगा हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ देर पहले ही मैं पढ़ा था क्या, कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो क्या मिलता है हमको, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, यानी कि एक सिंगल रिएक्टेंट को जब हीट किए तो मिला क्या, CaO प्लस CO2। फर्दर अगर बात करें हम और देखें, जैसे FeSO4 को अगर हम हीट करते हैं तो मिलता है Fe2O3 प्लस SO2 एंड फर्दर क्या बनता है, SO3। अगर और रिएक्शन देखना चाहते हैं तो बहुत सारे रिएक्शन है, जैसे मान लो लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस हमारा बनता है। तो आप चाहें तो और भी रिएक्शन देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे मान लीजिए लेड नाइट्रेट है, इसको गर्म करेंगे तो बनेगा क्या, PbO प्लस NO2 और प्लस O2। आप ये भी याद रखेंगे कि PbO का जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलो कलर का होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर कैसा होता है हमारा, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और ऑक्सीजन के बारे में तो आप जानते हैं कि वो कलरलेस होता है। तो ये हमारा हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर हम इसके दूसरे टाइप की बात करें तो ये हीट के कारण टूट रहा था। एक हमारा होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, या तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से भी जानते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक वर्ड कहां से आया है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, नाम से पता चला इलेक्ट्रो वर्ड किससे आया, इलेक्ट्रिक करंट से। तो हम लिख सकते हैं क्या, हमारा डेफिनेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या है, तो सिंपल सेम रिएक्शन लिखेंगे, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेज बाय एब्सॉर्बिंग हीट एनर्जी, क्या हो जाएगा हमारा, बाय एब्सॉर्बिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सही है, क्या हो जाएगा,
बाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो रहा है, क्लियर है। तो ये डिकम्पोज कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद। जैसे बहुत पुराना एग्जांपल हम जानते हैं H2O में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें, इलेक्ट्रिक करंट अगर हम पास करेंगे तो जानते हैं डिकम्पोजर क्या बनाएगा, H2 और O2 का फॉर्मेशन करेगा। हम सारे रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर लेंगे, कर रहे हैं, आप वो बैलेंस कर लेंगे, आप ध्यान दें उस बातों पर, क्लियर है हमारा। और फर्दर अगर तीसरे टाइप ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देखते हैं, ठीक है, ऐसे चलिए एक और देख लेता हूँ। जैसे NaCl नाम सुने हैं आप, ये हमारा अगर मान लीजिए लिक्विड फॉर्म मोल्टेन स्टेट में है, अगर इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट क्या करें, पास करें, तो ये टूट जाएगा Na और Cl2, बैलेंस करना चाहते हैं 2NaCl 2Na प्लस Cl2, क्लियर है हमारा। अब आते हैं फर्दर तीसरे टाइप में, ये था हमारा दूसरा, इसका टाइप अब क्या है हमारा, तीसरा जो हमारा टाइप है C नंबर, जैसे थर्मल था, इलेक्ट्रोलाइटिक था, तीसरा नंबर हमारा होता है क्या चीज हमारा है, वो है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब देखिए यहाँ साइंस में अगर फोटो की बात आ रही है ना, तो फोटो का मतलब यहाँ जनरली लाइट से होता है, यानी खास करके सनलाइट, यानी ये जो फोटो टर्म आ रहा है ना, वो लाइट को डिनोट कर रहा है, जैसे फोटोसिंथेसिस, उसी तरह से ये हमारा क्या है, फोटोलिटिक, यानी कि सनलाइट दिखाई, इसी को फोटोलिसिस भी बोलते हैं। अब ये हमारा क्या होगा, तो डिफिनेशन तो आप सेम ही लिखेंगे कि व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस बाय एब्सॉर्बिंग, यहाँ तक क्या, बाय एब्सॉर्बिंग नॉर्मल एनर्जी, बाय एब्सॉर्बिंग हीट एनर्जी, बाय एब्सॉर्बिंग न्यूक्लियर एनर्जी, अब यहाँ क्या लिखेंगे, बाय एब्सॉर्बिंग सनलाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के बाद हमारा क्या प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे AgCl, अगर इसको हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे, तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, Ag प्लस Cl2। कहने का मतलब ये है कि AgCl को अगर सनलाइट में रखेंगे तो डिकम्पोज, इसीलिए क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि व्हाई द सिल्वर क्लोराइड आर केप्ड इन डार्क कलर्ड बोतल, सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर बोतल में हम लोग क्यों रखते हैं, इसीलिए रखते हैं ताकि सनलाइट को प्रिवेंट कर सके, क्योंकि अगर सनलाइट के प्रेजेंस में आया ये डिकम्पोज करेगा और फर्दर वो सिल्वर क्लोराइड नहीं रख पाएगा। और यही एक कंपाउंड है सिल्वर क्लोराइड, जो कि हम जानते हैं ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में भी क्या होता है, यूज होता है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि बहुत बार क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है। तो ये हमारा हो गया क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये खत्म हो गया हमारा। अब आते हैं अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिकम्पोजिशन हो गया हमारा, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले हमको कुछ और चीजों का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो डिफिनेशन होता है, अगर उसको आप देखें ध्यान से आपको आइडिया लग जाएगा। बोला जाता है क्या, व्हेन अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, व्हेन अ हाईली reactive element displaces a less reactive element, displaces a less reactive element, is a less reactive elements from their aqueous solution, from their aqueous solution, उसके aqueous solution यानी पानी में घुला हुआ है, उसके aqueous solution से कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट क्लियर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता हो उसके aqueous solution से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब प्रॉब्लम ये है कि सर हमको पता कैसे चलेगा कि कौन हाईली रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है। इसके लिए हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, फर्दर आएंगे इस टॉपिक पे। तो मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज हमारा क्या होता है ये जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें से देखिए हमारा मेटल का जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें से जो हम लोग को पढ़ना है वो है देखा, ये हो गया हमारा क्या, एक फर्दर एक अब प्रॉब्लम है कि सर आप तो रट के रखे हैं तो आपने तो लिख दिया, अब हम लोग को तो याद है नहीं,
हम कैसे करेंगे उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, आप ध्यान से देखिए इस ट्रिक को। मेटल का एक्टिविटी सीरीज क्या हमारा है, काशी, ये एकदम हॉट ट्रिक है, आप इसको क्या करेंगे अच्छे से याद करेंगे। काशीनाथ का माली, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। अब काशीनाथ का माली क्या करता है, आलू जरा फीका पकाता। फीका पकाने का मतलब है क्या, कच्चा पकाता, अच्छा नहीं पकाता होगा। तो दूसरा यहां से क्या हमारा बना, हाई कोर्ट है ए, इसका भी फर्स्ट लेटर है, इसका भी फर्स्ट लेटर है, इसे क्या बना आ, यानी हाई कोर्ट है आ। ये हमारा एक सीरीज बना, एक निमोनिक्स हुआ जिससे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। काशी से हमारा पोटेशियम है, नाथ से सोडियम है, के से का से कैल्शियम है, माली से एमजी है, आलू से एल्युमिनियम है, जरा से जिंक है, फीका से आयरन है, एफई है, और पकाता से पीबी हमारा लेड है, और एच से हमारा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन से जो जितना ऊपर उतना है रिएक्टिव, और ये भी हमारा हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन से जितना नीचे उतना लेस रिएक्टिव, यानी जैसे कि कॉपर है, ये मरकरी, और ये एजी सिल्वर, ये गोल्ड, और ये क्या है हमारा प्लेटिनम, जो कि सबसे लेस रिएक्टिव होता है। अब आते हैं इसके एग्जांपल की ओर देखते हैं। जैसे व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, जो कि कलर कैसा होता था, ब्लू कलर का। अब देखिए आप ध्यान से, तो हाइड्रोजन से ऊपर है क्या आयरन, जबकि हाइड्रोजन से क्या है नीचे है कॉपर। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है और ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। अब इसको जानने के लिए पहले देखिए, आप चाहे तो एक चीज और समझ सकते हैं। आप पहले ये भी समझ लीजिए, जनरल इक्वेशन मैं पिछले टॉपिक में शायद बताना भूल गया। जनरल इक्वेशन हमारा क्या होगा, जैसे कंपैरिजन के लिए आपने a प्लस बी से बना ab, डिकम्पोजिशन के लिए आपने ab टूट कर बना था a प्लस b। इसी तरह से यहाँ जनरल इक्वेशन क्या बनेगा इसका, a प्लस bc। अगर a b से ज्यादा रिएक्टिव है तो b को डिस्प्लेस करेगा और बनाएगा क्या, ac प्लस b। कहने का मतलब ये है हमारा कि अगर मान लीजिए पहले से बी और सी के बीच में क्या था, बॉन्ड था, बहुत अच्छा दोस्ती था, पूरा मजबूत दोस्ती था, बॉन्ड था, लेकिन बी से ज्यादा स्मार्ट आ गए, ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या किया, बी को छोड़ दिया सी और ए के साथ बना लिया नया दोस्ती। बी को क्या किया, पूरी तरह से छोड़ दिया, बेचारे अकेले घूम रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपका पोजीशन तभी तक बना है, आपके क्लासरूम की बात करें या घर की बात, कहीं भी बात करें, वो तब तक है जब तक आपसे कोई सुपीरियर ना आ जाए। अगर आपसे कोई सुपीरियर आ गया, इसका मतलब हुआ आपका पोजीशन उसी दिन से क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि वो आपको आपके पोजीशन से क्या कर देगा, वो डिस्प्लेस कर देगा। तो सेम कहानी यहाँ भी, बी से ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए बी को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, ए के साथ कंपाउंड बन गया एसी और साथ में क्या बन गया, बी। अब आते हैं एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। अब एग्जांपल को देखिए, जैसे मैं बता रहा था क्या कि आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, यानी कि इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और बनाता हमारा क्या है, FeSO4 एक्वस, जो कि हमारा ग्रीन कलर का होता है, और साथ में बनता है क्या हमारा सी। उसी तरह से अगर हम देखें Zn प्लस CuSO4 एक्वस, सेम कलर, ब्लू कलर नहीं होगा, बनेगा यहाँ से हमारा क्या, ZnSO4 एक्वस और प्लस हमारा क्या Cu। कि ZnSO4 की बात करें तो कहीं कहीं क्या होता है, व्हाइट पे लिखा रहता है, कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, कलरलेस पे लिखा रहता है। तो बात देखिए, उस पर ज्यादा ध्यान हम नहीं देंगे। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर क्या था, कोई हाईली रिएक्टिव था तो लेस रिएक्टिव वाले को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर पा रहा है। लेकिन अगर सपोज करें क्या कि कभी ऐसा हो कि कॉपर को हम आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल रहे हैं जो कि ग्रीन कलर का है, तो मेरे दिमाग में एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेरे दिमाग में क्या, CuSO4 प्लस Fe बन जाएगा। लेकिन नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है तो आयरन को हटा नहीं सकता। कहने का मतलब यह है कि FeSO4 के बीच का जो बॉन्ड है इतना स्ट्रॉन्ग है और इससे ज्यादा स्मार्ट है, तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। किसी का दोस्ती, किसी से तुलवा के तुम उससे आप दोस्ती करना चाहते हो तभी कर पाओगे आप दोस्ती उसके साथ, क्योंकि आप जिसके साथ तुलवा रहे हो ना दोस्ती, उससे आप ज्यादा सुपीरियर हो उसके लिए, तभी आप कर सकते हैं दोस्ती उसका तुलवा कर। यहाँ FeSO4 के बीच का जो दोस्ती वो टूट नहीं सकता कॉपर के कारण, क्योंकि कॉपर आयरन से ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं है, ज्यादा स्मार्ट नहीं है। इसका मतलब हमारा यहाँ जो प्रोडक्ट है, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा, जैसा दोस्ती पहले था वैसा ही रहेगा। ये आया तो है लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा, मतलब आयरन को अपने पोजीशन से डिस्प्लेस
नहीं कर पाएगा क्योंकि आगे से वो लेस रैपिड है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देख लें एक बार, अच्छे से समझ ले टॉपिक को, और एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हो गया सभी का? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ रहा है बच्चों? ध्यान देना है। किसी तरह का कोई डाउट रहे तो आप फर्दर कभी भी मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अब हम लोग ये पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट नंबर 4, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चलिए देखते हैं इसके बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब क्या है? डबल मतलब क्या? तो दो चीजों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब क्या दो चीज का डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब क्या है, समझते हैं इसको। दिखाता है क्या, व्हेन एन एलिमेंट चेंज या एक्सचेंज their position of ions in their aqueous solution for more stability। जब कोई aqueous solution हो किसी का और वो एलिमेंट अपना आयंस की पोजीशन को क्या कर ले, चेंज कर ले, एक्सचेंज कर ले, उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए उसी को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, अगर जनरल इक्वेशन की बात करें तो जनरल इक्वेशन क्या होगा हमारा, ए बी प्लस सी डी। यहां से हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्या, ए डी और प्लस क्या बनेगा, सी डी। कहने का मतलब है ए जो है सो डी के साथ चला जाएगा और जो सी है किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। और ए से डी से मिलकर बनेगा ए डी और बी और सी से मिलकर बनेगा क्या, सी। ये हमारा प्रोडक्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, अभी कुछ देर पहले ही पढ़ रहे थे कि सोडियम सल्फेट जो कि एक्वस होता है और साथ में था हमारा क्या, बेरियम क्लोराइड, ये भी क्या होता है, एक्वस फॉर्म में होता है। लेकिन जब इससे प्रोडक्ट बनता है तो हमारा ये सोडियम और Cl यानी प्रोडक्ट बने क्या, NaCl जो कि एक्वस फॉर्म में होता है और साथ में हमारा क्या बना, एक प्रोडक्ट बना BaSO4 जो कि क्या था हमारा, वाइट प्रेसिपिटेट था और नीचे बच गया। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। कहने का मतलब ये है हमारा कि यहाँ पर देखो, अगर हम इसको ए मानते थे और इसको डी माने इस रिस्पेक्ट में, जनरल इक्वेशन में ए डी के साथ गया और एक नया प्रोडक्ट बनाया क्या, NaCl। सी हमारा बी के साथ गया और एक हमारा नया प्रोडक्ट बनाया क्या, BaSO। यानी दोनों दूसरे के आयंस को एक्सचेंज कर लिया ताकि और ज्यादा वो स्टेबल हो सके। क्लियर है हमारा? अब आते हैं, अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ही रिलेटेड होता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन तो आप यही देख लीजिए, प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसको भी समझ लेते हैं, यही समझते हैं, ये कोई हमारा नया टॉपिक नहीं है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है ये भी जरा समझ लेते हैं। देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है क्या, द रिएक्शन इन विच a solid residue is left, या solid residue is formed, आप ऐसे लिख सकते हैं, a solid residue is formed which is settled down at the bottom of the flask। जो फ्लस्क के बॉटम में नीचे जाकर बैठ जाए और वो रिएक्शन में घुलता नहीं हो, वो सॉलिड रेसिड्यू हो, वैसे रिएक्शन को यानी वैसे फॉर्म को, जो सॉलिड रेसिड्यू बच रहा है उसी को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं और वैसे रिएक्शन हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा जो ऊपर का एग्जाम्पल लिखा वो भी क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही।
आप देखो सेम एग्जांपल है, क्या कर सकते लिख सकते हैं Na2SO4 एक्वस फॉर्म में था, वेरिएबल क्या एक्वस फॉर्म में था, इससे बना NaCl जो कि एक्वस फॉर्म में है, और साथ में क्या बना प्रेसिपिटेट जो कि पानी में क्या करता है नीचे जाकर हमारा बैठ जाता है बिना घुले। तो आप ऊपर वाला भी एग्जांपल क्या कर सकते हैं कैरी कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड हमारा क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप देखिए इसको भी इसी से मैच करता हुआ मिलेगा आपको। देखिए न्यूट्रलाइजेशन नाम से पता चल रहा होगा आपको, न्यूट्रलाइज करना मतलब इसी के पावर को क्या करना न्यूट्रलाइज करना। जैसे ये रिएक्शन क्या होता है द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विथ बेस, एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर क्या करता है फॉर्मेशन करता है, इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ही जाना पहचाना रिएक्शन हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एक तरह का हमारा बेस है। अगर इसके साथ एसिड रिएक्ट करता है, ये बेस हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ एक क्या क्या हमारा एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये प्रोडक्ट बनाएगा सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, और साथ में हमारा क्या रहेगा वाटर। यानी कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है हमारा प्रोडक्ट सॉल्ट, और साथ में क्या बनता है वाटर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है हमारा। तो ये हमारा हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट जो कि रिलेटेड था उससे प्रेसिपिटेशन और डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से आप देखें ये भी तरह क्या डबल डिस्प्लेसमेंट है। कैसा डबल डिस्प्लेसमेंट है एन, देखिए ए ये कहाँ पर चला गया, इसको समझिए इस चीज को, Na कहाँ से चला गया डी के साथ कंबाइन किया, Na डी के साथ और बनाया क्या NaCl, और H यहाँ OH के साथ बनाया और बना क्या है H2। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट के जैसा ही है। आप चाहें तो डबल डिस्प्लेसमेंट के टाइप में हम रख सकते हैं प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। क्लियर है। अब स्क्रीनशॉट ले लें और फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो क्या है हमारा, इसके बारे में देखते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया देख लेता हूं। डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया न्यूट्रलाइजेशन हो गया, और ये हमारा प्रेसिपिटेशन हो गया। अब हमारा है एनर्जी के बेसिस पे, वो है हमारा एक्सोथर्मिक और एक क्या हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए हम आते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये क्या कहानी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहले ये समझते हैं। देखो नाम से पता चला एक्सो का मतलब ही होता है क्या, इस एक्सो का मतलब होता है आउट, जो कोई चीज को क्या कर रहा है बाहर निकल रहा हो, कुछ रिलीज हो रहा हो, कुछ इवॉल्व हो रहा हो। यानी कि ऐसा रिएक्शन है द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इवॉल्व्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रहा हो, एनर्जी कुछ प्रोड्यूस हो रहा हो, बन रहा हो, इवॉल्व हो रहा हो, निकल रहा हो, वैसे को हम क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। कहने का मतलब ये था जैसे हमारा एग्जांपल क्यूक्लाइन का कंडीशन था कि पानी में डालते हैं ये बनाता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या हमारा ये हीट एनर्जी का क्या कर रहा है फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन जैसे CH4 प्लस O2, ये बनेगा क्या हमारा CO2 प्लस H2O, और साथ में क्या बनेगा हीट का प्रोडक्शन होगा। कहने का मतलब ये है कि जनरली अगर आप देखें समझने के तौर पे, तो जितना भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है 95% केस अगर देखा जाए तो 95% केस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है वो हमारा क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कंबाइन करने के बाद कुछ ना कुछ लगेगा एनर्जी वो रिलीज करता है। और अगर हम बात करें एंडोथर्मिक की, एंडोथर्मिक रिएक्शन, देखो एंडो वर्ड बना है इन से, इसका मतलब क्या है अंदर, यानी कि वैसा रिएक्शन द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब एक ऐसा रिएक्शन, ठीक है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी लग रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है और हमको देना पड़ रहा है रिएक्शन करवाने के लिए, तो वैसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। जैसे अगर हम देखें तो अभी जितना भी हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन पड़े हैं वो सारा का सारा किसमें आएगा
एंडोथर्मिक रिएक्शन में, क्योंकि बिना उसको एनर्जी दिए वो तो डिकम्पोज नहीं हो रहा था, वो टूट नहीं रहा था। इसका मतलब हुआ जितना भी डिकम्पोजिशन है वो सारा का सारा क्या हमारा इस तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का कंडीशन की इसको हम गर्म करते हैं तो क्या मिल रहा था CaO प्लस CO2, या तो अगर हम बात करें FeSO4 को अगर हीट कर रहे हैं तो मिल रहा है Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस क्या SO3। तो जितना भी डिकम्पोजिशन है वो सारा का सारा क्या कहलाएगा हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन लगेगा। क्लियर है आप? इसमें कोई डाउट है आपको तो बोलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक क्लियर हो गया। हमारा चैप्टर बस खत्म होने वाला है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर कहीं डाउट रहे फर्दर आप जरूर पूछेंगे, ठीक है। और लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम और ज़्यादा क्योंकि अगर आप इसको लाइक और शेयर करेंगे जितना होगा उतना ही ज़्यादा हम भी आपके साथ क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। ताकि जैसे आप मोटिवेट होते हैं ना पढ़ के, वैसे टीचर भी मोटिवेट होते हैं जब बच्चे पढ़ते हैं, जब उनका रिस्पॉन्स, उनका रिव्यू अच्छा रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा एंडोथर्मिक खत्म हो गया। अब आते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। बड़ा खतरनाक सा नाम दिख रहा है, लग रहा है जैसे कोई बम में फट जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन जैसे लग रहा हो RDX, ठीक है, फट ही जाएगा। रेडॉक्स क्या होता है समझते हैं। लिखा रहता है क्या, द रिएक्शन इन विच, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occur simultaneously यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या हो, एक साथ हो, लगातार हो, वैसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। चलिए अब समझते हैं कि फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, उसको देखें। तो हम देखेंगे क्या, ऑक्सीडेशन और दूसरा हमारा क्या है, रिडक्शन, ठीक है। दोनों को साथ साथ समझेंगे। अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो पहला हमारे यहाँ क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर यहाँ क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा पहला। दूसरा टॉपिक अगर देखें तो दूसरा जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जस्ट उसका अपोजिट होता है, ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट क्या है, रिडक्शन हमारा। तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए एक होता है हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन, ये क्या कहलाएगा फिर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं क्या, डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, घटेगा, तब भी ऑक्सीडेशन। तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सही है। नंबर 5 अगर देखा जाए आगे पढ़ेंगे, अभी तो ज्यादा नहीं पढ़ने इसके बारे में, बट आगे 11th क्लास में चैप्टर होता है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, चैप्टर का नाम है वहाँ, तो वहाँ पढ़ेंगे हम इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तब ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तब हम क्या बोलेंगे इसको कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है तो क्या कहलाएगा, वो रिडक्शन कहलाएगा। क्लियर हो गया है? तो अगर हम फर्दर ऐसे बहुत सारे एडिशन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बहुत सारे कंडीशन है। चलिए इतना कंडीशन में हम कुछ एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं चीज को। बड़ा एक फेमस सा एग्जांपल है, आप उम्मीद करते हैं आप देखे भी होंगे। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है हमारा प्रोडक्ट क्या है, कॉपर प्लस H2। चलिए इस रिएक्शन को देखते हैं और सीखते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है। आप ध्यान से देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्सीजन से यहाँ कॉपर बन गया, तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। मतलब अभी पढ़े क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का अगर रिमूवल हो रहा है तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। समझ में आया हमारा बात? एंड आफ्टर दैट अगर आप हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन में क्या हो रहा है,
ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब क्या हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये क्या कहलाएगा हमारा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएंगे ऑक्सीडेशन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात एक सीखने का एक और है, एक पूछता है हमारे एग्जाम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का काम क्या होता है, जैसे हमारा लैक्टिक एजेंट है तो क्या करता है हमारा प्रीमियम करवाता है, एजेंट उस काम को करवाता है जिस चीज का एजेंट है। आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगा, खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा। लैक्टिक एजेंट है तो खुद अपना प्रीमियम नहीं करवाएगा, किसी और का प्रीमियम करवाएगा। उसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसका मतलब खुद वो रिड्यूस होगा। अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट है तो किसी दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा। इससे हम ये बोल सकते हैं कि जिसका रिडक्शन हो रहा है, जिस टर्म का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जस्ट अपोजिट हो, ये क्या कहलाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। सही है, उल्टा, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझने के तौर पे अगर देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि अपना ऑक्सीजन देकर हाइड्रोजन को क्या किया ऑक्सीडाइज कर दिया। और ये रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि कॉपर को क्या कर दिया, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया किसमें कॉपर में। समझ में आया बात, इसमें कोई डाउट? एक और एग्जांपल समझते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, हम उसकी बात करें। जैसे देखिए आप ध्यान से, सोडियम के बारे में जानते हैं क्या कि सोडियम जो है सो 1+ चार्ज में जाएगा कब, जब एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है वो लूज करता है तब। अब देखिए क्या होगा फर्दर, जैसे क्लोरीन के बारे में Cl2, दो क्लोरीन है तो दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन करेगा, क्योंकि एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो दो क्लोरीन कितना गेन करेगा दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और दो गेन करके क्या बना जाएगा 2Cl-। अब क्या करते हैं इस पूरे ओवरऑल रिएक्शन को ऐड करते हैं। आप ध्यान से देखें तो ये क्या हमारा है ऑक्सीडेशन, और इस वाले में क्या हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, रिलीज कर रहा है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है गेन कर रहा है, तो क्या कहलाएगा रिडक्शन, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आप इसी रिएक्शन को यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, जैसे क्या बोलते हैं रेडॉक्स बोलते हैं। यहाँ ऑक्सीजन रिलीज सॉरी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या कहलाएगा रिडक्शन। अगर ओवरऑल इन दोनों को ऐड करें तो आप देखेंगे क्या एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे रिएक्शन, बचपन में आप एलिमिनेशन मेथड रिएक्शन पढ़ेंगे तो उस मेथड रिएक्शन में क्या पढ़े थे आप देखिए इस चीज को। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है दो इलेक्ट्रॉन। एलिमिनेशन मेथड क्या करते हैं दोनों को कैंसिल करते हैं, इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा, जब इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं ना तो सब में मल्टीप्लाई, यहाँ 2 सोडियम, यहाँ भी 2, यहाँ भी कितना हो जाएगा हमारा 2। अब इसको ऐड करेंगे इस तरह से ऐड करें ताकि इलेक्ट्रॉन क्या कैंसिल हो जाए। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कट गए क्योंकि यहाँ दो रिएक्टेंट में है ना प्रोडक्ट में, तो हमारे यहाँ से क्या बना रिएक्टेंट में क्या मिलेगा हमको 2Na और प्लस Cl2, और प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा 2Na प्लस 2Cl, 2Na प्लस और Cl माइनस, क्योंकि 2Na प्लस था 2Cl माइनस था, दो कॉमन ले लिए तो 2Na प्लस Cl, और ये हमारा क्या कहलाया जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक ही साथ क्या हो रहा है रिडक्शन भी हमारा हो रहा है। ऐसे हम क्या बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया हमारा, इसमें कोई डाउट? तो ये हमारा था रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए स्क्रीनशॉट ले, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा लास्ट टर्म बचा हुआ है रेंसिडिटी और कोरोजन, और ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम क्या लास्ट टॉपिक हमारा बचा रेंसिडिटी एंड कोरोजन। तो क्या पहले समझते हैं कोरोजन के बारे में। कोरोजन क्या होता है, देखो कोरोजन और कुछ क्या है, सिंपल भाषा में बोले द प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस के कारण जो किसी तरह से मेटल क्या होता है ईटिंग खाया जाए मेटल को, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर दैट इज नोन एज कोरोजन। इसी तरह से एग्जांपल था क्या हमारा, इसके लिए एग्जांपल देखा जाए तो रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्टिंग हो रहा है,
हम जानते हैं कि जब भी किसी मेटल को अगर हम पानी में रखते हैं तो क्या होगा, उसके कारण प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि पूरी तरह से डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, पूरी तरह से खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो डिग्रेडेशन ना हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाउ टू प्रिवेंट, प्रिवेंशन क्या है हमारा, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इस चीज को। तो पहला हमारा होता है क्या, देखें, बाई अप्लाइंग पेंट्स। नॉर्मली हम लोग क्या कराते हैं अपने घरों में या अपने गेट में, जहाँ आयरन का मेटल्स का जो भी प्रोडक्ट गेट होता है हमारा, उसमें पेंट कराते हैं बाई अप्लाइंग पेंट्स। दूसरा एक हमारा होता है बाई गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, या तो आप क्या करा सकते हैं बाई एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है अगर आप जान लें, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ क्रोमियम एंड जिंक। जिंक और क्रोमियम का जो लेयर चढ़ाया था ना इंफीरियर मेटल पे, उसी को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। एनोडाइजिंग क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के सरफेस पे एल्युमिनियम का एक थिक लेयर बना दे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनोडाइजिंग बोलते हैं। तो बाय अप्लाइंग पेंट, बाय गैल्वेनाइजेशन, बाय एनोडाइजिंग, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप बोल सकते हैं, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन में बोल सकते हैं, बाय फॉर्मेशन ऑफ एलॉय, आप चाहे तो क्या बना सकते हैं, एलॉय बना सकते हैं। या तो आप बोल सकते हैं क्या, बाय वाइलिंग और ग्रीसिंग, आप उसका वाइलिंग एंड ग्रीसिंग करके भी चाहे तो क्या कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, कोरोजन का कंडीशन की कैसे कैसे उसको हम बचा सकते हैं। अगर हम बात करें रैंसिडिटी की, एक टॉपिक हमारा बच गया क्या, रैंसिडिटी। अब ये क्या होता है ये भी समझते हैं। होता है क्या, द प्रोसेस इन विच, द प्रोसेस इन विच फूड मटेरियल, फूड मटेरियल react with the air and moisture, air and moisture and change their taste and odor or smell। मतलब क्या, एक ऐसा जो फूड मटेरियल एयर और मॉइस्चर रिएक्ट करे और अपने टेस्ट और स्मेल वगैरह कर दे, चेंज कर दे, खराब कर दे, डिग्रेड कर दे, ठीक है। चेंज करना या तो बोल सकते हैं क्या, डिग्रेड, डिग्रेड करने मतलब क्या, पूरी तरह से खराब कर दे, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी बोलते हैं। इसीलिए आप देखते हो कि चिप्स कुरकुरे का जो पैकेट आता है हमारा, उसमें क्या रहता है, नाइट्रोजन गैस भरा रहता है ताकि वो हवा के साथ रिएक्ट ना करे। और नाइट्रोजन गैस एक ऐसा है जिसके भरने के कारण क्या हो सकता है, वो हमारा खाना खराब नहीं होगा। अब इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट रैंसिडिटी, प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी, हाउ टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। तो पहला हमारा एक टॉपिक है वो है हमारा बाई फ्रीजिंग। किसी भी प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, फ्रिज में रख के हम कर सकते हैं बाई यूजिंग रेफ्रिजरेटर। दूसरा एक है हमारा क्या, बाई फिलिंग ऑफ, बाई फिलिंग नाइट्रोजन गैस इन पैकेट्स, जो भी पैकेट्स होता है उसके नाइट्रोजन गैस भर सकते हैं आप। तीसरा बाई सॉल्टिंग, नंबर डी बाई पास्चुराइजेशन। आप देखे होंगे कि मिल्क हमारा क्या कराया जाता है, पास्चुराइजेशन कराया जाता है ताकि खाना क्या हो सके, जल्दी खराब ना हो सके। या डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास क्या आता है, केमिकल्स आता है जिसके कारण भी हमारा खाना जल्दी खराब नहीं होता है, यूजिंग केमिकल्स। क्लियर है यहाँ तक। ये हमारा क्या हो गया, रैंसिडिटी, और ये चैप्टर हमारा क्या हो गया, खत्म। ये था हमारा सारा चैप्टर। ऑलमोस्ट 1 आवर में हम लोग ने पूरा चैप्टर को क्या कर लिया है, कवर कर लिया। और वो है हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, वो है केमिकल इक्वेशन। आप इसको अच्छे से पढ़ें, और ये जब पढ़ लेंगे आप अच्छे से इसको रिव्यू दें, तब फर्दर हम जो है सो क्या करेंगे, इस चैप्टर से बोर्ड की बेसिस पे क्या क्वेश्चन आता है मैं डायरेक्टली वही कराऊंगा, ताकि आप साल भर उस चीज का प्रैक्टिस कर सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाए और टॉप कर सके, आपका भी नाम हो और हमारा भी नाम हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपका जो भी डाउट होता है
आप क्लियर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप उस पर चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। गुड बाय।